वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए जो आपका सोशियोलॉजी ऑनर्स आपका जो कोर्स कोड है। हमने एक नया पैटर्न यहाँ पर शुरू किया है। आज इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका कोर्स कोड है BSOC थोड़ा सा आप डिटेल में सुने, फिर आपको बताऊंगा इसमें क्या नया होने वाला है। देखिए, अभी तक क्या होता था, आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी सब में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कराते थे। लेकिन आपको पता है ह्यूमन नेचर है, कभी कभार मन होता है कि एक ही चीज बार बार करने का मन नहीं करता है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा है, अब आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसा क्या सर जी कुछ नहीं देखेंगे, नहीं वीडियोस तो देखोगे। अब जैसे ये कोर्स कोड है आपका BSOC, इंग्लिश वाला निकालते हैं ना, इंग्लिश में दिखाऊंगा तुम्हें। चलिए, थोड़ा सा इंट्रो जरूरी है, नहीं तो मैं देता नहीं। चलिए ये देखिए, अब ये कोर्स कोड देख रहे हो BSOC, और आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो ये जो आपका कोर्स कोड है BSOC, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, 102 भी मिलेगा, 103 भी मिलेगा, 104 भी मिलेगा, 105 भी मिलेगा, 106 भी मिलेगा, 107 भी मिलेगा, 108 भी मिलेगा। अब रुक जाओ सर, अब कितने करोगे, तो करूंगा ना भी मैं। 109 भी मिलेगा, 110 भी मिलेगा। तो सारे के सारे इसी वीडियो में, हाँ इसी वीडियो में मिलने वाले। क्यों जब ऑनर्स लिए, ऐसा तो है नहीं कि ऑनर्स में खाली मैं तो ये लूंगा, मैं ये लूंगा। यहाँ कोई ये थोड़े में लगता है 10 20 30 40, यहाँ सारे ही लेने पड़ते हैं ऑनर्स में। चलिए, और दूसरी क्या इसकी स्पेशलिटी होने वाली है, दूसरा ये कि सारे के सारे ही दिसंबर 2022 के ही मिलेंगे आपको। क्या, ये तो मजा आ गया। हाँ, मजे वाली ही बात है, ये मजे वाली ही एक बात है। अब दिसंबर 2022 के आपको सारे के सारे कोड 101 से 110 इस सिंगल वीडियो में मिलेंगे, ओनली दिसंबर के। स्टार लगा लो, कहते हैं नहीं टर्म्स एंड कंडीशन, तो वही लिख देता हूँ यहाँ पर। कभी तुम सोचो सारा मिलेगा, नहीं, खाली आपको दिसंबर 2022 के। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जुलाई 2022 के 101 से 110। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलेगी। तो एयरफोन लगा लें, पानी की बोतल लेके बैठ जाए, प्रीवियस सीरीज अब चलने वाली है। चलिए, और जो भी कोर्स कोड आपका पता है, हर बार कोर्स कोड चेंज होगा, इंस्ट्रक्शन सेम है, तो बार बार उम्मीद ना करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। अब पहले ही आपका जो कोड है आप यहाँ पर देख लीजिए, शुरुआत करते चलिए, गणेश जी का नाम लेते, जय गणेशाय नमः। चलिए, तो कोर्स कोड आपने मैच कर ही लिया। दिसंबर 2022 आपका क्या है, ये पेपर का टाइम है जब हुआ था ये BSOC आपका कोर्स कोड है। वही बात करूं, आपका 100 नंबर का ये पेपर था, और समय मिला था आपको 3 घंटे का। देखिए, अब तो इतने दिन हो गए आपको क्वेश्चन पेपर देखते देखते। कॉमन चीज सुनो, 3 घंटे का जो पेपर होता है हमेशा 100 नंबर का होता है। ठीक, और जब भी आपको पेपर को, क्वेश्चन पेपर को सेक्शंस में या पार्ट्स में बांटा जाए, तो पढ़ ले करो। हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होते हैं, हर किसी में जरूरी नहीं है, कहीं कहीं अलग भी होते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने देख लिया यहाँ पर। तो अब आप थोड़े से इंस्ट्रक्शन भी देखिए। जैसे कि आपको पता है 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, वही बात करूं, 400 आपकी वर्ड लिमिट है, मतलब जो आंसर लिखोगे आप 400 उसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए शब्दों की। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को 5-5 हजार में लिखते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो पेपर में थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। नंबर आपको एक क्वेश्चन आप कितना भी अच्छा कर लो, फूल तारे लगा के पास नहीं करा सकता। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जब जाके आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू हो गई। अब शताब्दी एक्सप्रेस आपकी स्पीड पकड़ने वाली है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब समाज शास्त्र की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा कीजिए। जब आपने कोर्स कोड लिया है, सोशियोलॉजी ऑनर्स आप पढ़ रहे हो, तो एक तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति के आपको क्या बताने, इसके कारक बताने, फैक्टर्स बताने, और जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी चर्चा करनी है। अब इसके फैक्टर्स ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही होगा, 2 या 3, आपको जो भी अच्छी तरीके से आते हैं आप उठा के यहाँ पर क्या करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समाज शास्त्रीय विधियों। अब जो समाज शास्त्र है उसकी कुछ विधि भी होती होंगी, मेथड्स भी होते होंगे। बाउमन आपके समाज शास्त्री के योगदान का परीक्षण कीजिए। इनका योगदान क्या था उसका परीक्षण करके आपको यहाँ पर बताना है। समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के बीच जो आपका सोशियोलॉजी है और ह्यूमन साइंस है, इनके बीच समानता है तो आपको वो बतानी है, भिन्नता है तो आपको वो भी बतानी है, और इस पर चर्चा करनी है। देखिए, दोनों ही चीज है। जब आपने ये सब्जेक्ट लिया, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, दोनों ही चीज है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ ऐसा पूछे जो चीज इसमें है ही नहीं, जो है वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र आप सभी को पता है, अगर नहीं पता मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इको आपने सुना होगा, सब्जेक्ट होता था स्कूल टाइम में, इकोनॉमिक्स। और समाजशास्त्र आपको पता है, सोशियोलॉजी में समानताएं हैं या नहीं। जो भी चीज समाज से जुड़ी है, कहीं ना कहीं एक बात बताइए, चाहे इको हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई सी भी चीज हो जो हमारे यूज की है,
वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, उनकी जांच आपको यहाँ पर करके दिखानी है। 4 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर बताए, इसमें रिपीट का कोई सवाल बनता नहीं है कि जो रिपीट होगा वो कैसे बताऊंगा, मैं आपको फिर भी बता दूंगा जो आपके लिए जरूरी होगा। टैलकॉट पार्सन, जब भी आपसे कोई समाजशास्त्री ऐसे पूछा जाए तो आप थोड़ा सा उसे इंपॉर्टेंट मान के चला करें। टैलकॉट पार्सन के एंजिल एजिल, ये जो है प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। इनका एजिल प्रतिमान क्या है, किससे रिलेटेड है, इसकी आपको व्याख्या करके यहाँ पर दिखानी है। संस्था ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा और इसके मुख्य लक्षण, जो इसके मेन फंक्शंस हैं, उसको आपका परीक्षण करके यहाँ पर दिखाना है। परिस्थिति एवं भूमिका के बीच क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, आपको उदाहरण सहित एग्जांपल्स के थ्रू ये बताना है कि ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले इनकी डेफिनेशन दे देना, ये होती क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को लॉन्ग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ही बता दोगे इनके बीच ये संबंध है तो एग्जामिनर आपको थोड़े से नंबर देगा। ठीक, चलिए समाजीकरण के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। आपने ये सुना भी होगा, एलपीजी या ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण सुना होगा। जब भी किसी चीज में करण लग जाता है ना, चाहे वो समाजीकरण हो, चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, करण मतलब किसी चीज का फैलाव, वो चीज कैसे फैल रही है, उस चीज का कैसे फ्लो हुआ। तो समाजीकरण के विभिन्न प्रकार बताइए। अब जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है, चीजें बदलती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कहीं एक जगह कोई एक भाषा एक खाना फेमस है तो उसी एरिया में रहेगा, नहीं। कोई बाहर का व्यक्ति अगर उसे आगे देखता है तो उसे पता लगेगा यहाँ पर ये चीज है, और वो भी समाज अगर वो उसके लायक है वो भी उसे एक्सेप्ट करता है। तो कहीं ना कहीं समाज, इस सोसाइटी के भी, कहने को तो एक समाज है, इसके भी कुछ टाइप्स हो जाते हैं, वही आपको यहाँ पर बताने हैं। तो BSOC 101 जो आपका क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2022, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था 101 से 110 ये होने वाला है। ठीक, और थोड़ी खांसी सी हो रही है, आप सबको पता भी लग गया होगा, क्या करें, मौसम ऐसे ही चल रहा है। चलिए अब कोर्स कोड देखिए, मैन डिटेल मैंने आपको बताई थी, खाली मैं यही मैच कराऊंगा। अब दिसंबर 2022 है ना, पूरा पूरा नहीं बताऊंगा। BSOC 102 ये ध्यान रख लेना बस, चाहे तो तुम ऐसे मान के चलो, कलर चेंज कर देता हूं मैं। इससे पहले मैंने बताया था BSOC 101, अब बता रहा हूँ 102, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक, और आपको वो पता है मार्क्स जब सोए तो घंटे होंगे आपके 3। और जनरल आपको इन्फॉर्मेशन जो पढ़नी है मैंने बता दिया, कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए आप पढ़ो या मत पढ़ो, 5 क्वेश्चन है, सबके इक्वल मार्क हैं, और वर्ड लिमिट इतनी है, बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। और एग्जाम टाइम में आप सभी जो आपकी रेगुलर सीरीज है या कंसेप्ट क्लासेस को लेना ना भूले। इसको कराने का पर्पस ये नहीं है कि हम अपना काम खत्म कर रहे हैं, इसको कराने का पर्पस ये है, कुछ हम सबको ऐसा नहीं मानते कि वो सब बिजी है, कोई ना कोई तो पढ़ाई कर रहा होगा। तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह या बुक्स वगैरह लेते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, उनके लिए क्वेश्चन पेपर यूं मान के चलिए, उनका जो प्रिपरेशन है, उनकी प्रिपरेशन है, उसमें एक पुश का काम करते हैं, उनकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। और जिसने कुछ भी नहीं देखा, शायद उसके सर के ऊपर से क्वेश्चन जा सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है। आपको जो प्रीवियस ईयर कराते हैं ना, आप ये मान के चलिए जैसे स्कूल में टीचर कहती थी ना, पहले 2 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के सॉल्व कर लेना, तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। आप जो इस सीरीज में देख रहे हैं आपका कोड है, आप इसे सॉल्व कर लो, इसके 2-3 कोड निकाल के आप आराम से पासिंग मार्क्स ले आएंगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, उसके लिए तो हम है ही हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब है, आपको कंसेप्ट क्लास भी देंगे, तो उसकी चिंता आप ना करें। चलिए भारत में समाज को, जो इंडिया है हमारा भारत में समाज को समझने के लिए भारतविदों, जो हमारे आपको पता है भारत के विषय विशेषज्ञ हैं, भारतविदों के योगदान की चर्चा कीजिए। सोसाइटी की देखो अलग अलग परिभाषाएं, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो प्लेटो हो, अलग अलग, चाहे देखो राजनीति भी और समाजशास्त्र भी, दर्शन शास्त्र भी, हर किसी ने समाज की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग नियम इसके बताए हैं तो भारत के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान क्या है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ईसाई धर्म आपने सुना होगा, जिसमें हमारे गॉड होते हैं, है ना, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा 90-20 जो क्रॉस टाइप का एक सिंबल होता है हमारा, है ना। तो ईसाई धर्म के प्रचारक, मिशनरी, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले जो कोई धर्म था ना जिसका प्रसार लोगों ने किया, प्रचार और प्रसार, एडवर्टाइजमेंट टाइप का, तो वो ईसाई धर्म था। और आपको ये भी पता होगा, इन्होंने आज भी आप कहीं जाते हो तो बुक्स वगैरह ये कुछ बांटते हैं और कुछ लोग लेते भी हैं, तो ये आज भी आपने देखा होगा। तो ईसाई धर्म के प्रचारक परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या उन्होंने भारत में समाज शास्त्र में योगदान दिया? अब ये बताइए, क्या इन्होंने खाली प्रचार ही प्रचार किया या इनको भी सोसाइटी को बनाने में कोई योगदान है, वो आपको बताना है। उपाक्षरित से आप क्या समझते हैं? भारत में किसी उपाक्षरित आंदोलन के बारे में बताइए।
तो उपाक्षरित होता क्या है, तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है आपके सब्जेक्ट का, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें इसमें पूछी गई है, एक आंदोलन है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। चलिए, भारत में जाति व्यवस्था, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, इस पे तो लिखे लिखे चले जाओ, पेपर खत्म हो जाएंगे हमारे देश के। क्या बोल रहे हो, ऐसा क्वेश्चन है? हाँ, ये लड्डू क्वेश्चन मान लो। तुम भारत में जाति व्यवस्था बताइए, तुम सब जो गाड़ी पे लिखवा के घूम रहे हो, यादव, जाट, गुर्जर, ठाकुर, चौहान, ये वही तो है जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहे हो, गाड़ी पे तो 2 शब्दों में लिखा है, पेपर में कैसे लिखे? यही तो मानसिकता हो जाती है खत्म। गाड़ी पे जो लिखा हुआ है, हाथ पे जो गुदवाया हुआ है, टी शर्ट जो पहनने हो, तो जाति व्यवस्था किस प्रकार बदली है। अब करंट में आपको कोई लड़की पसंद आ गई, थोड़ा अजीब क्वेश्चन लेगा, क्या आप पहले ये पूछते हो तुम्हारी जाति कौन सी है? नहीं, आप क्या करते हो, उसकी सुंदरता, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका वॉइस ऑफ टोन, आप उसकी देखो, 2 तरीके से किसी चीज को देखा जाता है ना। एक होती है पर्सनैलिटी, एक होता है अपीयरेंस। अब बोलोगे ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। एक जैसे मान के चलिए किसी चीज को ऊपर ऊपर से देख के पसंद करना, ठीक, क्या होता है अपीयरेंस, सॉरी पर्सनैलिटी। किसी चीज को पूरा जांचना, अपीयरेंस। जैसे कि एक फोन दिखने में बहुत मस्त है, प्रोसेसर उसके बहुत खराब है, तो किस जाति व्यवस्था से इसका क्या कनेक्शन है मैं बता रहा हूँ। अब आपने कोई लड़की पसंद कर ली, सुंदर है, अच्छी है, कपड़े अच्छे पहन रखे, लेकिन रियल में वो सही नहीं है। या कोई लड़का, आप किसी लड़की ने पसंद कर लिया, जेंडर वाइज नहीं होंगे, अपनी भी कहेंगे, चलिए, और लड़का मक्कार हुआ, तो यही है, अब चीजें बदल गई हैं। अब लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। अपने मेरे ही कुछ दोस्त हैं, ठीक है, मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। हमारा पर्पज ये है, ये चीजें बदल रही हैं। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार बदली है। जैसे जैसे तुमने एजुकेशन ली है, बेरोजगारी बढ़ी है, जाति व्यवस्था भी बदल गई है, ठीक है। बेरोजगारी तो एक अलग मुद्दा है। जैसे जैसे एजुकेशन के नजदीक बढ़ते जाओगे, सारे बंधन तोड़ के, है ना, सब दरवाजे कर लो बंद, आया चोर। तो इस तरीके से एजुकेशन जब से आई है, तो सारी कास्ट, सारी इंटरकास्ट, सारे दावे सब खोखले हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक चीज है, डोगरी, ये अभी भी खड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, है ना। जितना पढ़ा लिखा उतना पैसा, तो इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। नगरीकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया समाज को कैसे प्रभावित करती है, क्यों नहीं प्रभावित करती। तुम्हें मैं कहीं किसी गांव में छोड़ दूं, झोपड़ी में, हालांकि गांव भी अच्छा होता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़का सुविधाओं से गया हुआ है, बटन दबाते ही लाइट, बटन दबाते ही पानी, बटन दबाते ही जूस, तो वो कहाँ, एक बात बताइए, कैसे वो रह पाएगा। तो नगरीकरण की प्रक्रिया ने समाज को प्रभावित किया है। जो बच्चा या जो बच्चे दिल्ली में रह के चले जाते हैं, वहां गांव में जाने के बाद आज भी आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर नोएडा और गुरुग्राम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां से शायद ही भारत का ऐसा कोई राज्य ना हो जहां के लोग वहां काम करते हो। और ऐसा कहा जाता है, जो यहाँ पर एक बार आ गया वो घर पे जाने का नाम नहीं लेता। बहुत ही रेयर केस होता है, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं जाता, जो अपने घर जाना चाहता हो, हर कोई यही सपने देखने लग जाता है, यहाँ घर लूंगा, यही मेरी गाड़ी होगी, यही बिल्डिंग मेरी होगी। चलिए, तो ये नगरीकरण ने समाज को प्रभावित किया है, सोसाइटी को। परिवार की अवधारणा, परिवार आप सभी को पता है, छोटी सी इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है, और भी कई टाइप्स होते हैं। तो परिवार की अवधारणा क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। प्रकार में आप 2 डाल देना, एकल परिवार, है ना, एकल परिवार डाल देना, और संयुक्त परिवार डाल देना, आप आराम से इसमें कर लोगे। होता क्या है, एकल में वो होता है मैं, मेरी वाइफ, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड, बस, थोड़ा अजीब, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। और संयुक्त क्या होता है, मैं, मेरी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे, मतलब संयुक्त और एकल में फर्क बताया है। सबसे ज्यादा जो फर्क, अब सबसे ज्यादा जो लोगों को प्यारा लगता है, न्यूक्लियर फैमिली सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, नाम में ही न्यूक्लियर है, यानी कि परमाणु, ये वही है जो हमें पसंद होता है। मैं, ये इस तरीके का परिवार है, ठीक। ये देखिए, बना के भी दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा, ऐसी चीज तुम जल्दी समझ जाओगे ना। ये क्वेश्चन, ये देखो, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, अब तुम खुद पता लगा लेना ये कौन सा परिवार है। ये देखिए, ये तुम्हारी फैमिली, ऐसा परिवार पसंद है। चलिए, भारत में वंश की अवधारणा, नातेदारी, देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था या खून से रिलेटेड है। भारत में वंश, हम ये हैं, हमारे ये वंश है। नातेदारी, नातेदारी क्यों नहीं चलती। आज भी आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, ये बता दो मेरा गांव है, अरे तुम तो उस गांव के हो, मेरे चाचा की लड़की के फूफा के लौंडे, अरे हाँ तुम तो मेरी मामी लगी। तो ऐसी चीजें तुमने देखी होगी। भारत की अवधारणा नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार जुड़ी है, जुड़ी ही जुड़ी है। सामने वाले को ये पता लग जाए तुम उसके गांव के हो, चीज के रेट आधे, पानी पूछेगा, बैठने की पूछेगा, वॉइस ऑफ टोन बदल जाएगी, सब चीजें बदल जाती हैं। यहाँ तो बातचीत और नातेदारी इतनी तगड़ी है, लोग नौकरी लगवा देते हैं, तो नातेदारी की बात है। चलिए, हमारे देश में 2 ही चीजें चलती हैं, चलो बता ही देता हूँ। पैसा, पी से पैसा, पैसे पी से पावर।
अब बोलोगे जिसके पास ये दोनों चीज है वो सब कुछ पा सकता है, सिवाय कुछ चीजों के छोड़ के, वो मैं नहीं बताऊंगा। पैसा है, पावर है, तो आप ही बताइए आप क्यों करोगे जो भी आप कर रहे हो। जो व्यक्ति जिसके पास ये दोनों ही नहीं होते वही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। प्रजाति प्रजाति और निर्जातीयता, ये कहीं ना कहीं आपका एंथ्रोपोलॉजी वाले वर्ड आ गए, के बीच उपयुक्त उदाहरणों के अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप देख लेना, कहीं ना कहीं स्पीशीज से रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं था, BSOC 102 जो आपने जो यहाँ पर देखा, ठीक। प्रीवियस ईयर सीरीज इसकी नहीं होगी, दिसंबर की पूरी ये सीरीज चल रही है, दिसंबर 2022। BSOC सोशियोलॉजी आपका कोर्स कोड है, और इसमें 10 क्वेश्चन पेपर मैराथन क्लास इसे कह सकते हो, वैसे लिखवा दूंगा मैं थंबनेल के ऊपर, टेंशन मत लो। अब BSOC 103 क्वेश्चन पेपर मैंने खोल दिया है। अब पहले सारे दिसंबर 2022 के, फिर जुलाई 2022 के, अब टेंशन खत्म है ना। मैं भी कंफ्यूज होता था, तुम भी, क्या बोल रहे हो, हमें तो मजा आता था, इंपॉर्टेंट तो मिल जाते थे। अब वेरिएशन लाना चाहिए ना एक चीज। चलिए, BSOC 103 आपका कोर्स कोड है, पहले आप इसे मैच करो, सबसे जरूरी काम ये है, ठीक। उसके बाद देखो समय आपका पता ही है आपको, है ना, और टाइम, मार्क्स, और ये दिसंबर 2022, यही आपको बस मैच करना है और कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने, 5 आपको करने, चाहे इसमें कितने भी हो। 8 होंगे वैसे यहाँ पर। संस्कृति के उद्विकासवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? कहते नहीं भारत का जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, हर देश इसका पुजारी बनता जा रहा है। अभी आपने G20 भी देखा होगा, चाहे ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक और कुछ हमारी जो भारत से लोग आए थे उन्होंने साड़ी भी पहनी, और PM मोदी का कहीं ना कहीं संसद से पहले शंगोल लेके जाना, जो शंगोल की छड़ती है ना, रॉड टाइप की कुछ थी, शंगोल ऐसी कुछ कहा था, और पीछे उनके कोणांक व्हील। तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को ये वो करता है, प्रमोट करता है कि हमारी संस्कृति सब देखिए। ऐसा शायद ही कोई देश होगा जो अपनी संस्कृति को खराब बताए। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं भी अपने देश को हर कोई अच्छा बताता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि दूसरे देशों की संस्कृतियां बेकार है। तो हर देश चाहता है कि उसके फॉलोअर बढ़े, उसकी चीजों की मान्यताएं बढ़े, वो सबसे ऊंचा बढ़े। महान हर देश, देखिए मैं भी, आप भी अगर किसी और कंट्री के व्यक्ति होते तो आप चाहते कभी कि मेरा देश पीछे रहे? तो एक मानव की सोच और एक देश प्रेम की सोच, दोनों में फर्क होता है। संस्कृति के उद्विकासवादी सिद्धांत, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना, मैं आपको एक बता रहा था, उद्विकासी सिद्धांत बताना है। दुर्खिम आपके कौन है? ये समाजशास्त्री हैं कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में आप ध्यान से देख लेना, ये आपको यहाँ पर बताना है क्या है, ये इसकी चर्चा करनी है। लेवी स्ट्रॉस, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना आपके, यहाँ पर थोड़ा स्टाइल लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम आने ही आने हैं 2 आपके। समाज में द्वंद्व होता है, कंफ्लिक्ट या किसी तरह की दुविधा। मैं कोजर ने कैसे व्याख्या दी? तो पूरा का पूरा पेपर ये जो है BSOC में ज्यादातर आपको समाजशास्त्री यहाँ पर मिलेंगे, और जिनके अकॉर्डिंग आपसे विचार या सॉल्यूशन यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रतिक्रियात्मक क्या है और अंतक्रियावाद की मुख्य विशेषताएं, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। उदार नारीवाद के अनुसार महिलाओं की अधीनता का आधार क्या है? उदारीकरण आपने पढ़ा हो, किसी चीज को थोड़ा लचीला कर देना, फ्लेक्सिबल कर देना, किसी के प्रति थोड़ा नरम स्वभाव बरतना, ऐसे। उदार नारीवाद के अनुसार महिलाओं की अधीनता का आधार क्या है? आपको यहाँ पर ये बताना है। दलित परिप्रेक्ष्य, दलित आपको पता है हमारे यहाँ किसे कहा जाता है? जो हमारे नीची कास्ट वाले या नीची जाति के लोग होते हैं, है ना, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, हालांकि आप ST SC OBC करते हो। क्वेश्चन समझाने के लिए जरूरी है। मैं, हालांकि सभी मेरे लिए इंसान है, मैं किसी कास्ट किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। आप बोलोगे मेरा क्या धर्म है ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को कोई भी धर्म इतना प्यारा नहीं है जितना मेरे को इंसान प्यारा है। पहले इंसान, बाद में धर्म, बाद में चाहिए। चलिए, तो दलित परिप्रेक्ष्य के सैद्धांतिक औचित्य पर चर्चा कीजिए। मार्क्स के श्रम, ये देखिए मैंने आपको बताया, अभी दुर्खिम भी पूछा था वहां पर। ये पूरा का पूरा पेपर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं आप 3 से 4 व्यक्ति अगर आपने कुछ भी चीज क्लासेस वगैरह कहीं ली है तो आपको ये पेपर में दिख जाएंगे, रिपीट है। कोई भी 4 आप तैयार कर लेना, आपका पेपर अच्छा खासा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बनाने वाले क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी आइडियोलॉजी पूछी है। जैसे मार्क्स हो गया, देखिए आपका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेवी स्ट्रॉस हो गए 2, दुर्खिम हो गए 3, तो कम से कम 2-3 आपसे पूछे जाएंगे आप। BSOC 104, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं आप जुड़े रहेंगे, और देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए, इनके आंसर भी हम आपको पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास तो आने दो एक बार, परेशान मत हो, है ना। अभी टाइम भी ज्यादा है, बहुत सारा समय आपके पास, और तुम पेपर से एक ही दिन पहले पढ़ोगे, तुम्हारे लिए कितने भी दिन पहले क्लास डाल दो। दिसंबर 2022 की सीरीज चल रही है, तो आप टेंशन ना लें।
बेसिक इंफॉर्मेशन में हाईलाइट कर देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, चलिए थोड़ी सी एनर्जी भी बतानी है, 10 तक लेके जाना है ना गाड़ी को। चलिए BSOC 104 ये वाला देख लेना, ये बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 8 है, आपको 5 करने हैं। भारतीय समाज में बहुलता की परंपरा और समायोजन की संस्कृति पर चर्चा कीजिए। बहुलता होती है किसी भी चीज की, एक से मतलब ज्यादा ज्यादा, मैं तो कहते हैं जरूरत से ज्यादा बहुलता, ये बहुत ज्यादा। भारत समाज में बहुलता की परंपरा, ये बहुलता की परंपरा क्या है और समायोजन की संस्कृति पे आपको चर्चा करनी है। बहुलता की परंपरा और समायोजन होता है आपका एडेप्टेशन, इन पे आपकी क्या करनी है, इस पे चर्चा करनी है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, महात्मा गांधी का नाम आपका जुड़ गया। सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना का वर्णन कीजिए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर में, हालांकि आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गांधी जी के बारे में भी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है काट देगा, नहीं इन्होंने तो गांधी के बारे में लिख दिया। क्वेश्चन को बड़ा करने का यही तरीका होता है। सत्याग्रह को बताओ, उसके इफेक्ट बताओ, गांधी जी ने इससे कौन कौन सी चीजें जीती वो बताओ। बात का बतंगड़ बनाना पड़ता है, डायरेक्ट ये लिख के आगे सत्या मतलब सत्या के आग्रह, तो 20 नंबर थोड़े ना मिलेंगे। बात को बढ़ाओ चढ़ाओ, इसको पढ़ो। भारतीय जनजातियों, जनजाति होती है आपकी ये ST, जनजातियों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपने देखा होगा मणिपुर, मैं आपको एकदम ना, हमारे चैनल की यही क्वालिटी है कि जो भी कोई चीज होती है ना हम करंट से जोड़ते हैं, बच्चों को समझ में आती है। मणिपुर हिंसा तुमने देखी थी, जनजातियों की बीच थी, मैथिली और जो भी थे ना वहां पर लू की पता नहीं ऐसी कुछ था, तो उन दोनों के बीच जो हिंसा हुई थी कहीं ना कहीं वो हुई थी। तो ये जनजाति क्या होती है, ये वो होती है जो समाज की एक मुख्य धारा से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और ये सारी फैसिलिटीज को नहीं लेते। सरकार की ज्यादातर स्कीम्स इन्हें कभी पसंद आती है, कहीं नहीं आती। और ऐसा देखो आपको पता है विकास के नाम पर जब जमीनें छीनोगे या कोई ऐसे कानून बनाओगे तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। हम लोगों का क्या है, टीवी ने जैसा बता दिया, हमने अपने अपने विचार दे दिए, वो गलत है, वो सही है, वो पार्टी सही है, वो गलत है। जो वहां पर रह रहा है, वहां का लोकल है, वही सच्चाई बता सकता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो बिना देखे बिना समझे जो दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो हमें तो सारे न्यूज चैनल पे हमेशा यही दिखता है कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी जो है यही है। अब कोई भी मान के चलिए आज कोई घटना हुई और 1 महीने बाद उस पर न्यूज आए तो समझ जाओ कितनी ईमानदार और कितनी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी है देश के अंदर। भारत में दलित आपके यही होते हैं SC, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर देखो मैं आपको पूरा नाम इसलिए नहीं बता रहा, इसके अंदर काफी सारी कास्ट आ जाएंगी उनका ना तो मैं नाम भी ले लूंगा, तो मैं नहीं चाहता आप स्टूडेंट्स हो, मैं सही बोलूं तो मेरे को तो यही अच्छी नहीं लगती, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आरक्षण एक अलग बात है, आप खुद सोचो, आपको किसी की हेल्प करनी है, नासिक ढोल बजाओगे पहले धड़ 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 धड़, फिर हेल्प करोगे, वो ऐसे ही कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास सबका डेटा है, कौन ST है कौन SC है, किसके पास घर है कौन गरीब है। जब मदद नहीं करनी है डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल दो, पहले सबको बताओ मैं हूँ SC ST, उसके बाद उसकी हेल्प करो लेकिन दूसरों को बताओ मत। लोगों को आज बच्चा बच्चा जानता है, मेरे को कभी नहीं बताती क्या कास्ट होती है। उस स्कूल में गया स्कॉलरशिप के लिए हाथ खड़े हुए, नाम खड़े हुए, मैं पहली बार जब जाना था इसको। तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन हमारे सिस्टम की गलती है। लामबंदी और चेतना की प्रकृति आप बताइए। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की संकल्पनाओं, देखिए कल्चर आ गया आपका ट्रेडिशन, और पश्चिमीकरण आपका वही है जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है में संकल्पनाओं की तुलना, इन दोनों को आपको कंपैरिजन करना है और अंतर करना है। बहुत बड़ा फर्क है हमारे यहाँ और पश्चिमीकरण की संकल्पनाओं में। ये देखिए लड्डू क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब आप भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे, चाहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो, चाहे कितनी महिलाएं थी, कितना इसे टाइम लगा, कितने इसमें पैसे खर्च हुए, तो इस पे अनेक क्वेश्चन है, इस पे अनगिनत क्वेश्चन है। क्यों इसे उधार का थैला कहा जाता है, क्यों इसे उधार का, एक हमारे पिछली बार हमने यही लिख दिया था, पता नहीं मैं था या सर थे, तो एक बच्चा कह रहा था सर आप हमारे संविधान की इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट का मतलब नहीं होता, देखिए जो क्वेश्चन होता है वही तो बताना पड़ेगा। मैं यूं थोड़ा कहूँगा उधार की मर्सिडीज, ये क्वेश्चन आता है 11th-12th में, तो एक बच्चे ने कहा सर आप उधार का थैला कह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं है, वो बताया था। तो इसमें आप अनगिनत यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसके निर्माण का प्रोसेस क्या था, क्या एक ही बार में बन गया, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखो इसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, है ना। और आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और आप चाहे नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप 2-3 चीजें याद कर लेना, आराम से आप लिख लोगे। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, जरूरत से ज्यादा चल रहा है। अभी रिसेंट में ही
अभी रिसेंट में ही आपने देखा होगा जो आपका पार्लियामेंट है उसमें एक बिल भी आया, बिल आया था नहीं आया। हालांकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपको क्वेश्चन कनेक्ट इसलिए करके दिखाता हूं ताकि तुम्हारी सोच बढ़े, तुम किताबी कीड़े से एक देश के अच्छे नागरिक बनो। अब ये महिलाओं, भारत स्वतंत्र भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत पहलुओं की चर्चा कीजिए। अब इनके लिए बिल आ गया, 30% सीट इनके लिए रिजर्व कर दी गई। हालांकि बात अलग है कि इस इलेक्शन के बाद जो अगला इलेक्शन होगा उसमें होगा ये सब। कितनी बड़ी बेवकूफी है। भारत में कृषक आंदोलन, अब आपने बीकेयू का नाम भी सुना होगा, भारतीय किसान यूनियन, और इसके अलावा भी चौधरी चरण सिंह का नाम भी आपने सुना होगा। काफी बड़े बड़े किसान नेता हैं, हालांकि राकेश टिकैत भी है ना, सुना है ना। तो बताइए भारत में कृषक आंदोलन की विशेषताएं बताइए, इनकी चर्चा कीजिए। और सबसे बड़ा जो मेरे जीवन का रियलिटी वाला आंदोलन है वो था हरियाणा बॉर्डर पर, जो मैंने अभी तक का देखा है ना, जो कृषि वाले बिल नहीं आए थे जो रद्द करवाने के लिए, आपको पता होगा लाल किले वगैरह पर भी लोग दंगे प्रदर्शन तक वहां तक पहुंच गए। तो किसान आंदोलन की एक झलक आपको यहाँ पर बतानी है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या बिना बात के ये बैठे रहते हैं या इनकी कुछ मांगे होती हैं। कहीं ना कहीं बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्डिंग नहीं बनती तो दो पार्टनर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ये तो किसान है। तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग और बैलेंस होना देश के अंदर बहुत ही जरूरी है। आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि सर इतनी बातें क्यों करते हैं, पर मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आपको थोड़ा अपने माइंड को डेवलप करना है। ये मेरी बातें नहीं होती, ये आपके आंसर होते हैं। फर्क इतना है कि मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बताता कि ये बहुत दिनों की बात है, किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो माइंड डेवलप करो अपना, आसपास क्या हो रहा है इसे एक्सप्लोर करो। हम कोई आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं है जो आपको सारे के सारे कोड करा रहे हैं। जिस दिन आपकी एक्सप्लोरेशन बढ़ गई, आप कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। चलिए अब BSOC 105, ज्यादा बॉडी का फ्यूल वेस्ट नहीं करेंगे हम। चलिए करते हैं शुरुआत। टाइम आपका ये रहा, मार्क्स आपके ये रहे, कोड मैंने लगा ही दिया। अब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8 है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए राजनीतिक समाजशास्त्र, पूरा का पूरा पेपर इस सब्जेक्ट के ऊपर है, इसका नाम आपको पता ही है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक। क्या है ये, और इसके क्षेत्र की आपको चर्चा करके बतानी है। नागरिकता क्या है, अब देखिए फिर से तुम बोलोगे फिर यार बीच में बात लिया है, CANRC सुना था मैं आवाज नहीं आऊंगा, तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सुना था। नागरिकता, इसके ऊपर कितना बवाल हुआ है कि मुस्लिमों के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, स्वतंत्रता से पहले जो रह रहे हैं उनके खिलाफ है। तो नागरिकता आपको पता है क्या होती है, इसके लिए कौन कौन से रूल है, भारत का नागरिक कैसे कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कौन सा वाला पता है, तुम्हें ये वाला पता है, शादी कर लो नागरिकता मिल जाती है, यही पता है ना तुम्हें। उसके बाद ये कैसे कैसे, चाहे आपके राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, कैसे कैसे ये खत्म की जा सकती है। अगर आप पे NSA लग गया या 18+ या आप वोट डालने का आपके पास अधिकार हो तो आपको नागरिकता के बारे में बताना है, डेफिनेशन दे देना इसकी। प्राधिकार के प्रकार बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकार बताइए और उचित उदाहरण देते हुए उसका वर्णन कीजिए। शासकीयता, शासकीयता से आपका क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए। अभिजनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक। चलिए समकालीन भारत में कुछ जनजातियां कैसे खंडीय समाजों की श्रेणी में आती है। खंड मतलब होता है टुकड़े या टूटा हुआ, है ना, खंडीय। तो कैसे खंडीय समाजों की श्रेणी में आती हैं, जैसे जैसे आपको पता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था या और भी देश हमारे हिस्से थे। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे बैलेंस या बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, हमेशा देश या परिवार या दोस्ती हो उसमें दरार ही पड़ती है दोस्तों। तो जनजातियों में भी ये टूटन या ये चीजें देखने को मिलती है हमें, ठीक। तो ऐसे ये आती है चीजें यहाँ पर। सामाजिक आंदोलन की मुख्य रेखांकित, आंदोलन कोई भी हो, प्रोटेस्ट हो, दंगा हो, प्रदर्शन हो, तो उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, बिना बात की कोई आंदोलन नहीं किया जाता। आज चाहे दिल्ली कैंपस का एक कॉलेज है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वहां भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट किस बात के ऊपर है आपको जान के भी ये बहुत अजीब लगेगा, वो जाति के ऊपर ही है। अब आप सब अपने कान पे हाथ रख सकते हो, आपके दिमाग भी खराब हो सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कहा जा रहा है वहां की जो प्रोफेसर है वो किसी स्पेसिफिक कास्ट वाले प्रोफेसरों को तो रख रही हैं और बाकी को वहां से निकाल रही हैं। ये सच्चाई है, इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है एक बार विजिट कर आओ। कॉलेज का एड्रेस नहीं दूंगा मैं, यूट्यूब पे सर्च मारना, उनकी काफी वीडियोस हैं। अब तो न्यूज पे भी ये बात आ गई। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों की चर्चा कीजिए। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यहाँ की एक राजनीतिक व्यवस्था है, लोग यहाँ पर प्रधान नहीं है ना चलिए BSOC 106 आपका कोर्स कोड होगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं।
और जो आपको लग रहा है मेरी बातों से कुछ समझ आपकी बन रही है या बिल्कुल नहीं बन रही, तो कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर हो जाएगी। आप ये सोचिए, आप पेपर आपने ऐसा डाउनलोड किया है जो बोल रहा है आपसे, खुद ही बोलने वाला क्वेश्चन पेपर मिलता है हमारे यहाँ, ठीक है। कोई पूछे ना बोलने वाला क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलता है, तो उससे बोलना इग्नू वाले पे मिलता है जो क्वेश्चन पेपर खुद ही बोलता है। चलिए, आप ये बैठ के धर्म का समाजशास्त्र, इसमें तो तुमने पीएचडी कर रखी है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे वायरल हो जाते हैं इसके ऊपर, सच बोल रहा हूँ। इन दिनों यूट्यूब इतना, मतलब इतने इतने से बच्चे वायरल हो जाते हैं जो भी, जिनको ये तक नहीं पता होगा पीएम के पास क्या डिग्री है, वो ये वो बस तुमने वायरल कर दिया एक क्लिक से ही। इनका क्या है, टाइम देखिए और अंक देखिए। तो ये तो ऐसी चीज है, इसमें तो पीएचडी है, वो मैं कहूंगा पीएचडी कर रखी है तुम सबने क्या, बच्चे बच्चे ने इतनी बुरी तरीके से निचोड़ रखा है इन चीजों ने। तो सबको अपना धर्म प्यारा होता है, सबको अपने धर्म से प्यार होता है, पर ये थोड़ी दूसरे से चिड़ो या उसे नीचे दिखाओ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है उसका धर्म आगे बढ़े, पर पहले धर्म के बच्चों, धर्म भी तो हमसे ही है। अगर ये हम है, ठीक है, ये हम है, थोड़ी देर के लिए मानो, धर्म हमारे लिए, कपड़े हमारे लिए, पानी हमारे लिए, संस्कृति हमारे लिए, पैसे हमारे लिए, अगर ये लड़का ही मैंने खत्म कर दिया, अब थोड़ा अपना खाली दिमाग चलाओ, बताओ ये धर्म किसके लिए है। तो सबसे पहले हम है, और जब हम नहीं है तो फिर ये हम है। चलिए, भारत में भक्ति आंदोलन, ये आपने पढ़े भी होंगे, हिंदी में बहुत मस्त पढ़ाया था मैंने। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक दशाओं बताइए। भक्ति आंदोलन के बारे में आपने, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, सबके नाम में आपको हिंदी के हालांकि, लेकिन भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत हुई, ये क्यों हुए, जब समाज में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो इस समय भी बढ़ गई हैं, और लोगों का विश्वास नहीं रहा लोगों पे, तो लोग कहते नहीं है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो ये रास्ता बचता है हमारे लिए। पेपर पे भी तुम यही करते हो। तो भक्ति आंदोलन का उदय, शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा था। तो भक्ति आंदोलन का उदय होने की सामाजिक दशाओं की वर्णन कीजिए। चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो आपका विधवा विवाह हो, पुनर्जागरण, ये सब चीजें होती ना, कुरीतियां समाज में पहले भी थी, अब भी हैं। अब बस स्टाइल बदल गया है, लड़का लड़का ना सरकारी नौकरी पे है, 50 लाख दे दो, तरीका बदल गया, आज चीजें वही हैं। मठ क्या है, आपको थोड़ा याद आया होगा, आपको चाइनीज याद होंगे, हमारे नेपालीज याद होंगे। मठ क्या है, आपने हिमाचल की धर्मशाला नाम की जगह भी देखी होगी। मठ क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने एकेडमी देखा, इबिक्स कैश वाला, टिन्नक टिन्नक ओ, जिसमें रंग फेंक के भग जाता है वो छोटा सा बच्चा, तो वही तो होता है मठ। ये बौद्धों की होती है, इसमें आके भिक्षु होते हैं, मॉन्क यहाँ पर तपस्याएं करते हैं। या आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है, ये बताइए, एवेंजर मूवी के कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज, उनकी जो मूवी आई है ना, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो उसमें दिखाया गया मठ क्या है, उसके अंदर कैसी कैसी गुरु माँ, धर्म के प्रकारवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फ्रेजर के जादू, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजर ने जादू को विज्ञान और धर्म से कैसे जोड़ा, है ना, जैसे इस समय हमारे बाबा जुड़े हुए हैं, सारे जहां के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री, है ना। तो विज्ञान और धर्म को कैसे जोड़ा, चलिए व्याख्या कीजिए कि धर्म और राजनीति का संबंध। मैं कह रहा हूँ संबंध कह रहे हो, ये दोनों भाई भाई हैं, भाई नहीं है ये, वो है जैसे गोलमाल में वो नहीं होते, वो आपका जावेद जाफरी, और वो होता है आपका अरशद वार सर्किट, और वो मानव, लेकिन हम दोनों तो एक ही यूनिट है ना। लाइट देखो, जब काम की बात आती है कि लाइट तूने तोड़ी, लेकिन हम दोनों तो एक ही यूनिट है ना, लेकिन जब उन्हें हिस्सा मिलता है क्या बोलते हैं, काय की एक यूनिट, कैसी एक यूनिट। तो कुछ इसी तरीके से हमारी धर्म और राजनीति का संबंध है। जब फायदे की बात आती है तो दोनों एक है, जब पैसों की बात आती है तो दोनों अलग अलग हैं। बहुत बड़ा रोल है, और सबसे ज्यादा जो दिमाग में इस टाइम घुसा हुआ है, मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को कुछ, किसी की भी समझ ना हो, लेकिन बच्चा बच्चा इन दो चीजों के बारे में जानता है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, है ना। चलिए, तो आप बता देना क्या कारक है, प्रोटेस्ट, नैतिकता और पूंजीवाद के उदय को कैसे प्रभावित करती है। प्रोटेस्ट करता है प्रोटेस्टेंट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। आस्था क्या है, कहना आस्था क्या है, अनुष्ठान को ये पैसे प्रभावित करती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस, गॉड, किसी को भी मानते हो, आपका एक विश्वास है कि मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, उनकी पूजा अर्चना करूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, ये आपकी आस्था है। जिसमें आस्था नहीं होती उसका कोई वास्ता नहीं होता। कैसे वास्ता, जिसको जो ऐसा नहीं यार भगवान भगवान कुछ नहीं होता, अल्लाह वल्लाह ये जो भी है कुछ नहीं होता, जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो वो उसकी आस्था नहीं है, है ना। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक फेमस डायलॉग भी है
कहते हैं दिखने वाले को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है और ना दिखने वाले को शिवलिंग में ही पत्थर दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का ही कमाल है। पवित्रता की संकल्पना की व्याख्या अपावन को ध्यान रखें। देखिए ये जो चीजें मैं बोलता हूँ, हालांकि हमारे सर ने भी आपको बताया था, आप इसे पर्सनल सिनेरियो पे ना लिया करें। हमारा जो मेन उद्देश्य है आपको समझाना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। रहना में इसी देश में, इसी देश के लोगों से प्यार करना पड़ेगा, यही चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन पेपर में आपके दिमाग में वो सोच आपकी कैसी बदली जाए। मैं मान के चल रहा हूँ हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। जब आप ये बताओ, आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, उन सभी को किसी ना किसी प्रकार का डर होता है, लेकिन आप अच्छे इंसान तो बन जाओ। हम तो यही चाहते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी अजीब अजीब और ऐसी बातें बताते हैं जो आपके कहीं ना कहीं काम की हैं। और जिस दिन आपको ये समझ गया, उस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ जीवन में कोई सिखाने वाला मिला था। चलिए BSOC 107 आप यहाँ पर देख लीजिए, दो ही चीजें यहाँ पर मैच कराऊंगा, उसके बाद ये क्लास यहाँ पर वही फटाफट से आपको दिखा दूंगा। 110 पे फिनिश हो जाएगी। देखिए है ना, BSOC 107 दिसंबर वाला आपका पेपर है और आपका सोशियोलॉजी वही 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8 है। लैंगिक सोपान क्रम को सामाजिक महत्व बताइए। लैंगिक होता है आपका जेंडर, दो ही जेंडर जेंडर होता है हमारे यहाँ, मेल फीमेल। हालांकि एक नया भी आया है TG ट्रांसजेंडर, जिसके ऊपर कोर्ट में वो भी चल रही थी। तो हालांकि जो मैं आपको बताने का फर्ज है, लैंगिक सोपान क्रम क्या है, सामाजिक महत्व क्या है इसका, उस पर बताइए। पुरुष तत्व किस तरीके से कायम रहता है। पुरुष तत्व होता है मतलब महिलाएं कितनी जगह निकल जाए, चाहे चांद पे पहुंच जाए, चाहे माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाए, लड़कों का एक ही डायलॉग है, कहीं भी चले जाए, रहना तो पुरुषों से नीचे ही है ना, कहते नहीं है पुरुषों से नीचे ही है, पुरुषों से कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो वही पुरुष तत्व वाली सोच है। जयापाल कौन है ये आपको बताना पड़ेगा। जयापाल शास्त्र द्वारा प्रस्तुत देह है और अंत आत्मपरकता इंटर सब्जेक्टिविटी के विचार की चर्चा कीजिए। पेपर वालों ने भी इंग्लिश में लिखा है क्योंकि समझ में नहीं आया। जाति, लड्डू क्वेश्चन, जाति वर्ग और लैंगिकता की अंत भाग्यता पर प्रकाश डालिए। इसे कर दोगे आप आराम से। वैश्वीकरण महिला की कार्य सहभागिता को कैसे प्रभावित किया। ग्लोबलाइजेशन ने कराए, कार्य को किया ना किया हो, फैशन को जरूर कराए। वैश्वीकरण महिला की कार्य सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है। आप आज ग्लोबलाइजेशन है, आज जो आप ज्योति मौर्य जैसे केस सुनने हो या कोई भी लड़की आप सुनने हो, चाहे वो हीरा ठाकुर की भानु प्रताप वाली मूवी हो, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का फर्क है। आज कपड़ों से लेकर, विचारों से लेकर हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी मैरिज हो बिना माँ बाप की मर्जी के। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। आपने जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं वो भी आपको पता है। कौन कहते हैं जैसे लिविंग में रहने के बाद जब वो छोड़ दिए गए थे उनकी माँ को, जस्टिन बीबर जो थी, जब उनका जन्म हुआ था। ये कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का फर्क कार्य सहभागिता पर भी पड़ा है। आज भी देश में ऐसा हो रहा है, सेम काम के लिए औरत को 300 रुपए दिए जा रहे हैं, आदमी को 800 दिए जा रहे हैं। ये सच्चाई है। महिलाओं की अधीनता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण बताइए। अब बताइए अधीनता शब्द से आप क्या समझते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। समलैंगिक पुरुष, ये देखिए ट्रांसजेंडर है ना सर, समलैंगिक पुरुष है। ट्रांसजेंडर, ये कोर्ट के ऊपर बड़ा तगड़ा फैसला आया था। ट्रांसजेंडर वो होते हैं दोस्तों जिनमें थोड़े से आपके गुण होते हैं मेल वाले, थोड़े से फीमेल वाले, मिक्सअप होते हैं। ऐसे बच्चे आपने स्कूल में भी देखे होंगे, उनको आप अलग अलग नामों से बुलाते भी होंगे, है ना, होमोसेक्सुअल्स आप कहते हैं। ठीक, चलिए। तो समलैंगिक पुरुष आंदोलन, हाँ सही बात है। इसके ऊपर कोर्ट ने शायद इस शादी को वैलिड भी तो कर दिया है ना। हाई कोर्ट ने, शायद किसी कोर्ट ने, हमारे देश के ने, न्यायालय ने इसको परमिट भी कर दिया। लेकिन कुछ संगठन इसका अब भी विरोध कर रहे हैं कि इससे समाज में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलेगी, ऐसा उनका कहना है। देखिए फिर अगर एक पढ़े लिखे वाले नजरिए से देखूं तो मैं कहता हूं जो भी ये सही है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फोन के अंदर जो अपडेट आती है हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उससे फोन में इंप्रूवमेंट आती है। जब कोई डिसीजन कोर्ट लेता है, इससे कोई नेगेटिविटी नहीं फैलेगी, मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन होना चाहिए। उनको भी हक है, उनकी भी लाइफ है, उन्हें भी प्यार हो सकता है, वो भी फैमिली की तरह रह सकते हैं। कंचना मूवी देख लेना, पता लग जाएगी। चलिए, समकालीन महिला आंदोलन के तहत कौन से बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। अब मुद्दों की बात करूं, ट्रेंडिंग में कौन कौन से चल रहे हैं, चाहे आपका देखिए चाहे आपका वो हैरेसमेंट हो, है ना, हैरेसमेंट हो, और आपका क्या कहते हैं शोषण हो,
और आपका रेप हो, काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आए दिन उठाते रहते हैं। इतनी खतरनाक सजा बनाने के बावजूद भी आज भी देश के अंदर कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो दुष्कर्म करने से बाज नहीं आते। ऐसा हालांकि क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या चीजें हैं जो आज भी हमारे समाज को नहीं बदल पा रही, वो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बतानी ही पड़ेंगी। चलिए, BSOC 107 यहाँ पर हो गया, BSOC 108 आपको दिखाऊंगा। पेपर ज्यादा टफ नहीं है आपका, इतना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखो। और मैं ना मूवी से भी सिखा देता हूँ, तो जो पिक्चर नहीं देखता उससे मैं कह रहा हूँ पिक्चर देखना चालू कर दो, मूवीज, वो जो हॉलीवुड टॉलीवुड की कह रहा हूँ, और कोई सी पिक्चर नहीं कह रहा मैं। चलिए आ जाइए, आर्थिक समाजशास्त्र BSOC 160 कोर्स कोड मैच कर लो, दिसंबर 2022, पूरे के पूरे दिसंबर 2022 के ही है। मैंने यही टेंशन खत्म कर दी, बार बार अटकता था मैं भी। चलिए देखिए, आर्थिकी क्या है। आर्थिक का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं तो इको या इकोनॉमिक या आर्थिक क्रिया, जो भी आपका मनी से जुड़ा हुआ है, मनी से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। आर्थिक, आर्थिकी क्या है, समाज से कैसे संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर्थिक समस्या, ये देखिए कहीं ना कहीं इको की चीजें लग रही है सर, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, कुछ ऐसा वाला फील आ रहा है। आर्थिक समाजशास्त्र, लेकिन यहाँ आर्थिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में टॉलकॉट, टॉलकॉट पार्सन और स्मेल, स्मेल सर, कैसे कैसे नाम होते हैं इनके, टॉलकॉट पार्सन और स्मेल सर्स के योगदानों की चर्चा कीजिए। आर्थिक समाजशास्त्र में इन दोनों के क्या योगदान थे, तो आपको बताना है। वॉशिंगटन सर्वसंपत्ति क्या है, वॉशिंगटन तो आपको पता है जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, वॉशिंगटन DC उनकी क्या है, कैपिटल है, राजधानी। तो सर संपत्ति क्या है ये आपको बताना है। आर्थिक समाजशास्त्र में स्वरूपवाद और सारवाद की तुलना कीजिए। आर्थिक समाजशास्त्र के अंदर स्वरूपवाद, सारवाद की तुलना, और इसमें अंतर स्पष्ट आपको करना है। जनजातीय समुदायों में विनिमय, विनिमय के विभिन्न स्वरूप, विनिमय होता है एक बदलना, क्या होता है, बदलना। आपने सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली का नाम आपने सुना होगा, तू मुझे चावल दे दे, तू मुझे पेन दे दे, मैं तेरे को रुमाल दे दूंगा, है ना, तू मुझे चॉकलेट दे दे, मैं तुझे टॉफी दूंगा। तो ये विनिमय फंक्शन होता है। समाजवाद क्या है, समाजवाद इसकी अनिवार्य विशेषताएं क्या है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ये बताना है, ठीक। चलिए, वैश्वीकरण क्या है, इसके ऊपर हमारे सर ने भी काफी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब देखिए, वैश्वीकरण चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे किसी सब्जेक्ट में आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि एप्पल का फोन लेके मैं चाइना चला जाऊं तो कंपनी बदल जाएगी। तो चीजें वही होती है, वैश्वीकरण का फ्लो है। फ्लो किसका, वस्तुओं का, सेवाओं का, इंसानों का, सुविधाओं का फ्लो है। समाज और अर्थव्यवस्था को ये कैसे भाई प्रभावित करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जूता नेपाल का पहनते हो, घड़ी तुम पहनते हो USA की, और बालों में डाई लगाते हो तुम कहाँ की, फ्रांस की, परफ्यूम लगाते हो तुम फिलीपींस का। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन है। उससे पहले की बात करें, उससे पहले की बात करें तो सारी चीज हमारी क्या थी, मेड इन इंडिया लगती है, अंदाजे नखरे थे वही लगते थे। चलिए, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट क्या है, समाज में इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो आपको ये बताना है। BSOC 108 दिसंबर 2022 की सीरीज चल रही थी, अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर इसके बचे हैं 2। अब आपको दिखाऊंगा BSOC 109, और इसके बाद इस मिनी मैराथन, मिनी मैराथन बोल दो, उसका हो जाएगा हमारा एंड। चलिए, यहाँ पर एक बार कोड मैच करेंगे बस, बाकी कोई चीज मैच करने की तो है ही नहीं है। कोड जरूर दिखाना है, कभी भी ना लगे एक ही चीज बार बार चल रही है, ठीक है। चील की नजरें होनी चाहिए एकदम, जहां स्टार लग रहा है या जहां कुछ लगा रहा हूँ। चलिए, अब करते हैं शुरुआत। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8 रहने वाले हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ आसान सा लग रहा है देखने से। वंश, कहीं ना कहीं ये तो घर में चलती रहती है ये बात है। वंश सिद्धांत, वंश सिद्धांत के विरुद्ध, वंश सिद्धांत के विरुद्ध प्रमुख आलोचना, आलोचना होती है किसी चीज में कमी निकालना, ठीक। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विवाह को किस प्रकार परिभाषित किया। अब विवाह जो है, कोई कहता है विवाह एक बंधन है, कोई कहता है एक जोड़ा है, कोई कहता है भगवान ऊपर से जोड़ी बना के बेचता है, हमारे घर वाले कहते हैं भाई माता पैदा होते ही लिख देती है। अलग अलग चीजें आपने सुनी होंगी, तो उसमें से कुछ चीजें आपको लिख देनी है, लेकिन अपने घर वाली नहीं। समाजशास्त्री ने इसको क्या बताया, एक सामाजिक संस्था के रूप में होते हैं। हालांकि ऐसा कहता है विवाह एक सामूहिक या एक समाज की एक जिम्मेदारी, एक पवित्र रिश्ता है जिसमें दो युगल स्त्री पुरुष मिलजुल कर रहते हैं और परिवार को बढ़ाते हैं, ठीक, और जीवन यापन करते हैं। चलिए, द्रविड़, द्रविड़ नातेदारी की प्रमुख मुख्य विशेषता है। राहुल द्रविड़ नहीं है,
ये हमारे परिवार है, भारत में परिवार में बांटा गया था, चार परिवार होते हैं, ऑस्ट्रो इंडियो द्रविड ऐसी कुछ होते हैं। नातेदारी अध्ययन में लीला दुबे, अब लीला दुबे जी का नाम नातेदारी अध्ययन में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको बताना है, और इनका क्या योगदान था उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। गृहस्थी कहते नहीं, अब गृहस्थी वाला हो जाएगा, सुधर जाएगा लौंडा तुम्हारा, लौंडा और बिगड़ गया। गृहस्थी कहते नहीं है जब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है, ये वर्ड हमने बहुत सुना है, एक बार गृहस्थी में फंस गया ना फिर बच्चों को कोई मौज करने के मौके न मिलते। लेकिन आजकल तो कहते नहीं है गृहस्थी और परिवार में स्पष्ट कीजिए क्या होता है। जाति और नातेदारी के बीच संबंध आप आराम से बता लोगे। कहीं ना कहीं ये वो इशू है जो इन दिनों हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। उत्तर भारत में विवाह के प्रमुख नियम, देखिए ये जो है ना हमारा भारत, इसमें भी विवाह काफी टाइप्स के होते हैं, मैं आपको थोड़े बताता हूँ, थोड़े अजीब लगेंगे, थोड़े अटपटे से भी लेंगे। एक होता है बहु, एक होता है बहुपतित्व, बहुपतित्व। ये क्या होता है, इसमें लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी कर सकती है। हंसना मत, ना मेरी बेइज्जती करना, ना कुछ गलत मतलब निकालना। एक होता है बहुपत्नी तत्व, इसमें क्या होता है, इसमें लड़की होती है, लड़का होता है, एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। ये आज भी देश में कायम है, पूरा भारत एक जैसा नहीं है, कुछ जनजातियां हमारी ऐसी हैं आज भी इस तरह की शादियां वहां होती हैं। ठीक, चलिए नातेदारी अध्ययन में नारीवाद के योगदान पर निबंध लिखिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पेपर रह गया और मेरी सांसें भी टूटने वाली हैं, तो अब इसका खात्मा होने वाला है। BSOC 110 2022। चलिए लास्ट क्वेश्चन पेपर है ना, थके हुए का सहारा, खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा। चलिए दिसंबर 2022, 3 घंटे का टाइम, 100 नंबर का पेपर, BSOC 110। और आपने इसमें कहाँ तक करें, दोबारा एक बार याद दिला दूं, इसमें आप सभी ने करें 101 से 110 तक। ठीक है, लगातार मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। और क्या कराया है, दिसंबर 2022 का आपको पेपर कराया है, ठीक, सोशियोलॉजी ऑनर्स का। चलिए क्वेश्चंस आपको दिखा दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 ही हैं। समकालीन स्त्रीकरण क्या है, ये स्त्रीकरण है, लेवल वाला, स्त्री नहीं है। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, जो हमारा सोसाइटी है वो कुछ लेवलों में बटा है। ऐसा तो कहा भी जाता है कि ऊपरी खेमा होता है, निचला खेमा होता है, समाज के बीच एक बड़ी खाई है, अमीर अमीरी बनते जा रहे हैं, गरीब गरीबी बनते जा रहे हैं, है ना। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसके प्रकार आपको यहाँ पर बताने। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत, इसका ये सिद्धांत है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक, चलिए मार्क्सवादी, देखिए जब भी ऐसा कोई दृष्टिकोण आया करे ना, आप पढ़ ले करिए। मार्क्सवादी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, स्टार लगा लो इसे। लैंगिक अस्मिताओं, अस्मिताओं होती है मतलब लैंगिक अस्मिताओं की रचना कैसे की जाती है, वर्ण कीजिए। ठीक, लैंगिक होता है आपका जेंडर, जेंडर आपके बताए मैंने 3 होते हैं, दो आप मानते हो, लेकिन अन्य क्रियावाद दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए, और उसमें चर्चा जाति के अध्ययन हेतु करनी है आपको। ठीक, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, सामाजिक जो गतिशीलता होती है उसके टाइप्स क्या है, उसके स्वरूप क्या है, इन दोनों की आपको क्या करनी है, चर्चा करके यहाँ पर बतानी है। सत्ता, सत्ता होती है पावर, शक्ति, और परिस्थिति होती है आपकी हैसियत, तेरी क्या औकात है ना, हु आर यू, यू आर नॉट, है ना, कहते हैं यू कांट अफोर्ड मी, कहते नहीं लड़के डायलॉग नहीं मारते। सत्ता और परिस्थिति हैसियत की चर्चा कीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण के संयोजी सिद्धांत, ये वाला जो आपको सिद्धांत है ये आपको यहाँ पर बताना है। सामाजिक गतिशीलता के विविध प्रकार, टाइप्स और स्वरूप आपको बताने हैं। यहीं पर होता है आपका BSOC दिसंबर 2022 की 101 से 110 दिसंबर के पूरे 10 क्वेश्चन पेपर की मिनी मैराथन का अंत। इसी तरीके से नए टाइप से, नए वेरिएशन से आपको हम चीजें कराएंगे। बस आपका छोटा सा काम है, टेलीग्राम से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, पूरा सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।